क्या इंसान सच में प्रकृति को चुनौती दे सकता है? क्या कोई जहाज इतना परफेक्ट बनाया जा सकता है कि उसे कभी ना डूबने वाला कहा जाए? और अगर हाँ, तो फिर वो जहाज अपने पहले ही सफर में समुद्र की गहराइयों में कैसे समा गया? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इंसानी घमंड की सबसे बड़ी हार? ये कहानी है आरएमएस टाइटैनिक सिंकिंग की, लेकिन इसकी शुरुआत उस रात से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक ख्वाब से, एक ऐसे ख्वाब से जिसे दुनिया ने इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत, ये वो दौर था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। औद्योगिक क्रांति ने इंसान को एक नई ताकत दी थी, मशीनों की ताकत। रेलवे, स्टील, बिजली, हर चीज में इंसान ने सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया था। और इसी दौड़ में एक और क्षेत्र था समुद्री यात्रा। उस समय समुद्र पार करना आसान नहीं था। यूरोप से अमेरिका जाना मतलब कई दिन ठंड, तूफान और अनिश्चितता का सामना करना। लेकिन दो बड़ी कंपनीज इस क्षेत्र में सबसे आगे थी, व्हाइट स्टार लाइन और क्यूनार्ड लाइन। क्यूनार्ड ने तेज जहाज बनाए, तो व्हाइट स्टार लाइन ने सोचा, हम तेज नहीं, सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित जहाज बनाएंगे। यहीं से जन्म हुआ एक विचार का एक ऐसा जहाज जो सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि एक तैरता हुआ महल हो। 1907 में व्हाइट स्टार लाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर जे ब्रूस इज़मे और प्रसिद्ध शिप बिल्डर कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ के प्रमुख लॉर्ड पिरी के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो फैसला हुआ वो इतिहास बदलने वाला था। उन्होंने तय किया कि वे 3 विशाल जहाज बनाएंगे, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक। इनमें से टाइटैनिक सबसे ज्यादा चर्चित बनने वाला था। टाइटैनिक का डिजाइन उस समय के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था। इसकी लंबाई लगभग 882 फीट थी, इतना लंबा कि अगर आप इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलें तो आपको कई मिनट लग जाएं। इसका वजन 40,000 टन से ज्यादा था और इसकी ऊंचाई लगभग 17 मंजिला इमारत के बराबर। लेकिन सिर्फ आकार ही इसकी खासियत नहीं थी। टाइटैनिक को बनाया गया था 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के साथ। मतलब अगर जहाज का कोई हिस्सा पानी से भर भी जाए तो बाकी हिस्से उसे तैरते रहने में मदद करेंगे। इसी डिजाइन के कारण इंजीनियर्स और मीडिया ने इसे कहना शुरू कर दिया अनसिंकेबल, यानी डूबने वाला। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाइट स्टार लाइन ने आधिकारिक तौर पर कभी इसे अनसिंकेबल नहीं कहा, लेकिन दुनिया ने और शायद खुद इंसानों ने इस जहाज को अजय मान लिया था। अब बात करते हैं इसके अंदर की दुनिया की। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये अमीरों के लिए एक लग्जरी होटल था। फर्स्ट क्लास में जो सुविधाएं थीं, वो उस समय के किसी भी 5 स्टार होटल को टक्कर देती थी। स्विमिंग पूल, जिम, तरकीबात, शानदार डाइनिंग हॉल और यहाँ तक कि ग्रैंड सीढ़ियाँ जो किसी महल जैसी लगती थी। दूसरी तरफ थर्ड क्लास के यात्री जो ज्यादातर गरीब थे और अमेरिका में नया जीवन शुरू करने जा रहे थे, उनके लिए भी टाइटैनिक उस समय के हिसाब से काफी बेहतर सुविधाएं देता था। लेकिन इस भव्यता के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। टाइटैनिक को जितना सुरक्षित बताया जा रहा था, वो उतना सुरक्षित था नहीं। इसके पास कुल मिलाकर 20 लाइफ बोट्स थीं, जो सिर्फ लगभग 1178 लोगों को ही बचा सकती थी, जबकि जहाज पर से ज्यादा लोग सावर हो सकते थे। क्यों? क्योंकि उस समय के नियम पुराने थे और शायद इसलिए भी कि जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स रखने से उसकी सुंदरता खराब होती, यानी दिखावे के लिए सुरक्षा से समझौता। और यही कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने लगती है। एक तरफ इंसान का आत्मविश्वास और दूसरी तरफ प्रकृति की खामोश ताकत। टाइटैनिक तय हो चुका था, दुनिया इसे देखने के लिए उत्साहित थी और अब बस इंतजार था इसके पहले सफर का। एक ऐसा सफर जो इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर इसकी मंजिल तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन सोचिए, अगर एक जहाज को दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज कहा जाए, तो क्या उसके कैप्टन और यात्री खतरे को उतनी गंभीरता से लेंगे? या फिर यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगा? 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह पर एक अलग ही माहौल था। लोगों की भीड़, उत्साह और एक अजीब सा गर्व, क्योंकि आज दुनिया का सबसे भव्य जहाज अपना पहला सफर शुरू करने वाला था।
आरएमएस टाइटैनिक धीरे धीरे बंदरगाह से निकलने लगा। उसकी 4 विशाल चिमनियां, उसका चमकता हुआ शरीर और हजारों लोगों की नजरें जैसे इतिहास खुद अपनी सांसें रोककर ये पाल देख रहा हो। इस जहाज के कैप्टन थी एडवर्ड स्मिथ, एक अनुभवी, सम्मानित और लगभग रिटायरमेंट के करीब कैप्टन। कहा जाता है ये उनका आखिरी सफर होने वाला था और शायद इसी वजह से उन्हें इस जहाज का कमांड दिया गया था, क्योंकि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं, एक प्रतिष्ठा थी। टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से निकलकर पहले चेरबोर, फ्रांस और फिर क्वींसटाउन, आयरलैंड पर रुककर और यात्रियों को लिया। अब जहाज पूरी तरह भर चुका था। अमीर व्यापारी, सपनों के साथ जा रहे गरीब प्रवासी क्रू मेंबर्स और वो लोग जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। जहाज पर कुल मिलाकर लगभग 2200 लोग सवार थे, लेकिन जैसे हमने पहले जाना, लाइफ बोट्स सिर्फ लगभग आधे लोगों के लिए ही थी। फिर भी किसी को चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये टाइटैनिक था। अब टाइटैनिक ने अटलांटिक महासागर की और अपना असली सफर शुरू किया। शुरुआती दिन बिल्कुल शांत थे। समुद्र शांत, मौसम साफ और जहाज के अंदर संगीत, हंसी और विलासिता। फर्स्ट क्लास में लोग शानदार डिनर कर रहे थे। थर्ड क्लास में लोग नए जीवन के सपने देख रहे थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इस शांति के बीच कुछ संकेत मिलने लगे थे। टाइटैनिक को रास्ते में कई जहाजों से आइस वार्निंग्स मिल रही थी, यानी आगे समुद्र में बर्फ के पहाड़, आइसबर्ग्स मौजूद थे। ये चेतावनियां वायरलेस ऑपरेटर्स तक पहुंच रही थी, लेकिन क्या उन्हें गंभीरता से लिया गया? कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनमें से कई वार्निंग्स को या तो नजरअंदाज किया गया या फिर उन्हें उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई, क्योंकि उस समय जहाज की गति बनाए रखना और समय पर पहुंचना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। अब सवाल उठता है, क्या टाइटैनिक बहुत तेज चल रहा था? हाँ, टाइटैनिक लगभग 22 नॉट्स, करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज थी, खासकर तब जब सामने आइस फील्ड होने की जानकारी हो। 14 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। दिन भर कई और आइस वार्निंग्स मिली, लेकिन रात होते होते समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। इतना शांत कि पानी दर्पण जैसा लग रहा था। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। जब समुद्र में लहरें होती हैं तो आइसबर्ग्स को पहचानना आसान होता है, क्योंकि लहरें उनसे टकराकर झाग बनाती हैं। लेकिन उस रात समुद्र इतना शांत था कि आइसबर्ग का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा था। रात 11:40 बजे टाइटैनिक के आगे तैनात लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने अचानक कुछ देखा। अंधेरे में एक विशाल छाया सीधे जहाज के सामने। वो चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। तुरंत ब्रिज पर अलर्ट गया। ऑफिसर मर्डॉक ने आदेश दिया, हार्ड स्टारबोर्ड, यानी जहाज को मोड़ो, और साथ ही इंजन को रिवर्स करने का आदेश दिया गया। लेकिन इतना बड़ा जहाज, इतनी तेज रफ्तार, क्या वो समय पर मुड़ सकता था? कुछ सेकंड जो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सेकंड बन गए। टाइटैनिक ने मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। ये कोई जोरदार टक्कर नहीं थी, बल्कि एक लंबी घिसकती हुई टक्कर थी, जिसने जहाज के नीचे कई कंपार्टमेंट्स को भार दिया, और यहीं अनसिंकेबल टाइटैनिक की असली परीक्षा शुरू हुई। पानी धीरे धीरे अंदर भरने लगा। एक कंपार्टमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी भरने के बाद भी तैर सकता था, लेकिन यहाँ 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स डैमेज हो चुके थे। अब सवाल ये नहीं था कि टाइटैनिक डूबेगा या नहीं, सवाल ये था कितने समय में डूबेगा। कैप्टन स्मिथ को सच्चाई बता दी गई, और उन्होंने वो फैसला लिया जो हर कैप्टन के लिए सबसे कठिन होता है, प्रिपेयर द लाइफ बोट्स। लेकिन क्या लोग इस खतरे को समझ पाए? क्या उन्हें अंदाजा था कि दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज अब कुछ ही घंटों का मेहमान है? क्या आपने कभी सोचा है, जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान कैसे फैसले लेता है? क्या अमीरी उस समय भी मायने रखती है? क्या नियम इंसानियत से ऊपर हो जाते हैं? और क्या हर किसी को बचने का बराबर मौका मिलता है? रात के 12 बजे बज चुके थे। आरएमएस टाइटैनिक धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा था।
लेकिन जहाज के अंदर अभी भी बहुत से लोगों को सच्चाई का अंदाजा नहीं था। फर्स्ट क्लास के कई यात्री अब भी अपने कमरों में थे। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और उनके अधिकारियों ने लाइफ बोट्स तैयार करने का आदेश दे दिया था। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। लोग लाइफ बोट्स में बैठना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात थी, ये टाइटैनिक है, ये डूब नहीं सकता। अब इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे जहाज पर हैं जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज कहा गया है, और अचानक कोई आपको कहे आप इस छोटे से बोट में बैठ जाइए। क्या आप मानेंगे? इसी हेजिटेशन की वजह से पहली कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही भेज दी गई। बोट नंबर 7, जो लगभग 65 लोगों को ले जा सकती थी, वो सिर्फ 28 लोगों के साथ ही निकल गई। यानी जहां जान बच सकती थी, वहां डर और भ्रम ने जगह ले ली। अब धीरे धीरे स्थिति गंभीर होने लगी। पानी जहाज के अंदर तेजी से भर रहा था और अब टाइटैनिक का आगे का हिस्सा नीचे झुकने लगा। लोगों को समझ आने लगा कुछ बहुत गलत हो रहा है। अब एक नियम लागू किया गया, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, यानी पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में बैठाया जाएगा। लेकिन क्या ये नियम हर जगह समान रूप से लागू हुआ?